वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ गेट रिच विद कैप्टन शशांक। और सबसे पहले आप नज़ारा देखिए, ये पीछे का नज़ारा देखिए। ये जो है, मैं एक हिल स्टेशन में आया हूँ, नौकुचिया ताल, जो नैनीताल से जस्ट पहले पड़ता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है यहाँ पे, बहुत ही शांति है, पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है। और कभी कभी लगता है कि ऐसी जगह पे अपना घर हो एक। अब उसके लिए, उस घर को बनाने के लिए लगता है पैसा, और पैसा आपको जोड़ना पड़ेगा पाई पाई करके। क्योंकि हम जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। और ऐसी अगर कोई ख्वाहिशें हैं अपनी, तो उनको पूरा करने के लिए हमें वो पैसे जोड़ने पड़ते हैं। और उस पैसे को जोड़ने के लिए ज़्यादातर लोग एफडी करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं म्यूचुअल फंड में अगर जो उसको संभालने के लिए लोग हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो ही वहाँ पे स्कैम करने लग जाएं, तो क्या मतलब क्या हम पे गुजरेगी, क्या हश्र होगा उसका। मतलब जो आदमी मेहनत करता है और उसमें इन्वेस्ट करता है, हर महीने अपनी सैलरी से बचा के, अपने एक्सपीरियंसेस को ना करके यूज़ करता है सेविंग्स के रूप में, और उनको फ्यूचर के लिए रखता है। और ऐसे में अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा ही बुरा लगता है। तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि अगर पैसा आप सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं और आपको सही चीज़ें मालूम नहीं है, तो दैट इज़ गुड एज नथिंग। आप उसको खर्च कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी वीडियो में हम आज सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे काम करता है, और क्या उसमें हमें वो रखने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस। क्योंकि जो ये स्कैम्स होते रहते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। एक लेटेस्ट स्कैम को भी अनकवर करेंगे। एंड तक बने रहिए इस वीडियो में, बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर टच करने वाले हैं, एंड आई नीड योर सपोर्ट इन दैट। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस वीडियो। म्यूचुअल फंड, जैसा नेम सजेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड मतलब आप काफ़ी लोग मिलके एक फंड इकट्ठा करते हैं, एंड वो सुपुर्द करते हैं किसी एक एक्सपीरियंस्ड नॉलेजेबल बंदे को, जो उसको मैनेज करता है। मतलब ये आपके पास क्या ऑप्शन है, आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अपना ब्रोकर के साथ अकाउंट बना के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं। 3000 लिस्टेड कंपनियां हैं, और उस पर आप अपनी रिसर्च करके, अपने एनालिसिस करके कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं। आप रिलायंस खरीद सकते हैं, कोई भी HDFC बैंक खरीद सकते हैं, कोई भी ब्लू चिप्स खरीद सकते हैं, स्मॉल कैप खरीद सकते हैं, छोटी कंपनी खरीद सकते हैं, बड़ी कंपनी खरीद सकते हैं, घाटे वाली कंपनी खरीद सकते हैं, मुनाफे वाली कंपनी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, उसमें आपको करनी पड़ती है मेहनत, एनालिसिस करना पड़ता है। जो फाइनेंशियल जार्गन्स हैं एक कंपनी को एनालाइज करने के लिए, वो आपको पता होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपके पास वो करने का टाइम नहीं है, तो हम जैसे लोगों जो जिनकी कुछ डे जॉब है, उनके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कहीं और से आता है, और या फिर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप ये इतना एनालिसिस करें और वगैरह वगैरह। तो हम इसमें आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मौजूद है, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है, एक फंड मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड का। तो जिस भी स्कीम में आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड का मैनेजर आपसे पैसा लेके, और हमारे जैसे कई लोगों से पैसा लेके, उस पैसे को मैनेज करता है। मैनेज करने से मतलब है, उस पैसे से उस स्कीम के अंतर्गत जो भी डिफाइंड रूल्स हैं, अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि शेयर्स खरीदे जाते हैं उसमें बिजनेसेस के, तो वो शेयर्स खरीदेगा। अगर वो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो उसमें लोन से रिलेटेड, जो कंपनीज लोन लेती है उनसे, जो जैसे एफडी वगैरह करती हैं कंपनी, उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यानी कि जो सबसे यूजफुल है हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो फंड मैनेजर एनालिसिस करता है, उसके पास पूरी टीम होती है इस काम के लिए, और उस काम को करने के लिए वो कुछ परसेंटेज भी चार्ज करता है, जो भी कॉर्पस वो मैनेज कर रहे हैं उसका। मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, और उस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% है, तो 1% जो है वो म्यूचुअल फंड एडमिनिस्ट्रेशन और उसके जो काम करते हैं उसमें जाएगा। यानी कि 10,000 में से 100 रुपये म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास जाएंगे, और बाकी जो 9,900 रुपीज़ है उनको इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये इस तरह से काम चलता है म्यूचुअल फंड में।
तो लेकिन जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो हमसे ज़्यादा कई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उसको नॉलेज है इन सब चीज़ों की, उसके पास टीम है, उसके पास रिसोर्सेज है और उसके पास एफर्ट लगाने के लिए इंसेंटिव भी है, क्योंकि जितना अच्छा वो परफॉर्म करेगा उतने ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उतने ज़्यादा उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो एज ए परसेंटेज चार्ज करता है, तो जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा उसके पास पैसा आएगा। इस तरह से ओवरऑल एक म्यूचुअल फंड आप सिंपल तरीके में समझ सकते हैं वर्क करता है। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि इक्विटी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना है और आपके पास टाइम नहीं है, तो ये तो बहुत ही वंडरफुल तरीका हो गया। और इसी में हम एसआईपी करते हैं। एसआईपी से मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने जैसे आपकी ईएमआई जाती है ऐसे ही आपके एसआईपी में पैसे कट जाते हैं और वो मान लीजिए जो भी है 2000, 5000, 10,000 वो आपके जाके इन्वेस्ट हो जाते हैं इस स्कीम में, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आराम से 10 से 12% की रिटर्न आपको मिल जाती है, जो विच इज़ मोर देन इनफ। आपने एफर्ट कम लगाया और आपको इसमें रिटर्न अच्छे मिल गए। लेकिन होता क्या है, जैसे हमारे पास गांधी जी की सेइंग है कि दिस प्लैनेट हैज़ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। मतलब नीड के लिए आपके पास इस दुनिया में सब कुछ है, पर आपकी जो लालच है उसके लिए कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकती इस यहाँ पे जो रिसोर्सेज। सेम चीज़ होती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अभी हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड में ये चीज़ देखने को मिली है, और ऐसा नहीं है कि इसमें पहली बार हो रही है, इससे पहले भी एचडीएफसी, ड्यूश बैंक, रिलायंस सिक्योरिटी में ये चीज़ हो चुकी है। हुआ क्या, म्यूचुअल फंड मैनेजर जैसे हमने बताया उनके पास बहुत सारा पैसा आता है काफ़ी लोगों से, और डिपेंडिंग ऑन द स्कीम कि अगर वो बड़ी कंपनी यानी कि लार्ज कैप ओरिएंटेड है तो लार्ज कैप शेयर्स ही खरीद सकती है, मिड कैप ओरिएंटेड है मतलब मीडियम टाइप की कंपनी खरीद सकती है, या स्मॉल कैप ओरिएंटेड है तो छोटी कंपनियां खरीद सकती हैं। जो उस पर डिपेंडिंग वहाँ पे जो लोग थे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स थे, एक्सिस बैंक, एक्सिस म्यूचुअल फंड के, नॉट एक्सिस बैंक, एक्सिस म्यूचुअल फंड मैनेजर जो थे वहाँ पे, उनकी मिड कैप की कोई स्कीम थी जिसमें मीडियम टाइप की कंपनी उन्हें खरीदनी थी। अब इन मीडियम टाइप की कंपनीज में क्या होता है, लिक्विडिटी नहीं होती है। लिक्विडिटी से क्या मतलब है कि जैसे अगर हमारा घर है, अगर हम उसे कल को बेचने जाएं तो हमें मेहनत करनी पड़ती है ब्रोकर के थ्रू, या फिर ढूंढने पड़ते हैं उसके ग्राहक। ये नहीं है कि कल गए और कल के कल बेच दिया, तो दिस इज कॉल्ड इलिक्विड एसेट, मतलब आप उसको जल्दी से बेच नहीं सकते, मार्केट नहीं है इतनी बड़ी। शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता। जो बड़ी कंपनी के शेयर्स हैं वो मार्केट में हमेशा अवेलेबल होते हैं, कोई ना कोई बाई कर रहा होता है, कोई ना कोई सेल कर रहा होता है, और अगर बायर सेलर दोनों होंगे तभी काम बनेगा, तभी तो ट्रांजैक्शन होगी। अगर खाली बायर है तो नहीं हो पाएगी, अगर खाली सेलर है तो भी नहीं हो पाएगी। तो ये थोड़ी सी इलिक्विड सिचुएशन कुछ कंपनीज में हो जाती है जो उतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि उनके उतने बायर या सेलर नहीं है, मार्केट में उतना फ्री फ्लोट नहीं है, मतलब उसके शेयर्स काफ़ी मौजूद नहीं है मार्केट में। तो ऐसे में क्या होता है, जब एक कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर कोई कंपनी को खरीदना चाहता है मिडिल लेवल की या स्मॉल कैप लेवल की, तो उसका जो प्राइस है, क्योंकि एकदम से बहुत पैसा आता है उस कंपनी के शेयर्स में खरीदने के लिए, तो वो प्राइस जो है ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ कई जगह कई बार देखने को पड़ती है, मिलती है हमें, कि एक म्यूचुअल फंड वो शेयर्स खरीद रहा है तो वो धीरे धीरे, मतलब एकदम से पूरे तो खरीद नहीं पाता क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है उतनी। जब धीरे धीरे भी उनके जो ट्रांचेज हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, तो तब भी वो खरीदते, तो धीरे धीरे जब किसी चीज़ की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस उसका बढ़ने लगता है। सेम इस केस में होता है। तो ये चीज़ एक बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। कल को अगर आप मुझे ये इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि ये म्यूचुअल फंड इस शेयर को खरीदने वाला है और बहुत सारे पैसों के साथ खरीदने वाला है, तो उसको आज ही मैं खरीद लूँ, और जब वो खरीदना शुरू करेगा उसका प्राइस अप जाएगा और मेरे को बैठे बैठे कुछ ना किए प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल होती है, और ये इन्फॉर्मेशन किसके पास है, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास। ये चीज़ हमें एक्सिस म्यूचुअल फंड में देखने को मिली, और इस चीज़ से वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। कैसे कि मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर हूँ, या कोई भी XYZ म्यूचुअल फंड मैनेजर है, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, वो उसने शेयर कर दी अपने किसी फ्रेंड या किसी एजेंसी या किसी के भी साथ, प्राइवेट एजेंसी के साथ, और उसने पहले से वो शेयर बहुत सारे खरीद लिए। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर आया, उसने अपना नॉर्मल काम करना शुरू किया कि भाई मुझे ये खरीदने हैं, और उसने शुरू किए, प्राइस अप चला गया, तो जिसको उसने बताया था उसने बेचने शुरू कर दिए फिर बाद में जब प्राइस ऊपर चला गया, और बढ़िया अपना आराम से बैठे प्रॉफिट हजम कर गए।
अब क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर हूँ और मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी, तो तुम मुझे उसके बारे में बताओ भाई, उसके जो प्रॉफिट कमाया उसका हिस्सा मुझे भी दो। तो सेम चीज़ उनको भी हुआ। तो जो वो एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड मैनेजर थे, उन्होंने अपना मस्त प्रॉफिट उठाया, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी और ये सब खरीदनी शुरू कर दी। तो इस पूरी स्कीम को जो मैंने आपको समझाई, इसको फ्रंट रनिंग कहते हैं। फ्रंट रनिंग यानी कि आप पहले से ही वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसी को कि आप इतनी भारी मात्रा में, इतने ज़्यादा पैसे के साथ ये शेयर्स खरीदने वाले हो, और वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके प्रॉफिट अर्न करता है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इलीगल है, और कभी भी ऐसी सिचुएशन में आप ना फंसे, इसलिए मैं इसको पूरा खुल के बता रहा हूँ आपको। और ये इलीगल है, और सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटर है मार्केट्स का, फाइनेंशियल मार्केट्स का इंडिया में, उसकी इस पे नज़र रहती है। और कैसे नज़र रहती है कि वो जितने भी ये फंड मैनेजर्स हैं और जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स वगैरह होते हैं, जो भी इकोसिस्टम में स्टेक होल्डर्स हैं, उन पे नज़र रहती है उनकी। वो उनके ट्रेडिंग पैटर्न्स देखता है बिग डेटा की मदद से, उनके एसेट्स देखता है कि भाई इसके पास डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट तो नहीं आ गए। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट से मतलब है कि भाई इसकी इनकम तो इतनी है, खर्चे ये कर रहा है, भाई कल को लैम्बोर्गिनी खरीद ली, कोई लग्जरी कार खरीद ली, कल ये वैकेशन कर रहा है, तो ये खर्चा कहाँ से कर रहा है, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट वाले देखते हैं, सेम चीज़ सेबी भी देखता है। और इसी चीज़ को यूज़ करते हुए सस्पेक्ट कन्वर्सेशंस पे भी मॉनिटरिंग रहती है कि अगर कहीं पे कुछ कन्वर्सेशन उन्हें ऐसी नज़र आती है जो इस चीज़ के टुवर्ड्स पॉइंट करती है, तो ये सारी चीज़ सेबी देखता है। पर हमने ज़्यादातर देखा है कि इंडिया में जो भी इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स करते हैं वो अपना निकल जाते हैं, क्योंकि वो और भी तेज़ हैं। वो कोई पेपर मनी ट्रेल और इस टाइप की चीज़ें नहीं छोड़ते हैं पीछे, कि पेपर मनी ट्रेल से मतलब है कि अपने अकाउंट से वो ये सारा काम नहीं करते हैं, और भी मतलब हथकंडे यूज़ करते हैं इस चीज़ से बचने के लिए, कि अपने दूर के किसी रिश्तेदार या किसी एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी से टाई अप करके कि उन तक वो पैसा ट्रेस ना किया जाए। इस तरह की सिचुएशंस को, इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करके अपना फ़ायदा उठाते हैं। पर सेबी भी एक कदम आगे चल रहा है इस चीज़ में, और अंडर करंट लॉ सेबी को हार्ड फैक्ट्स जो है प्रूफ नहीं चाहिए, उसको सरकमस्टांशियल एविडेंस और इन सब जो मैंने आपको पहले बताया, ट्रेडिंग पैटर्न्स और सस्पेक्ट कन्वर्सेशन, इन सब के बेसिस पे भी आपके ऊपर जो है, मतलब जो भी फंड मैनेजर इस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है उसके ऊपर फाइन लगा सकता है अप टू 25 करोड़, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकता है। इतनी पावर है सेबी की, और वही चीज़ इन्वेस्टिगेशन में आज हमें देखने को मिल रही है। अब इस चीज़ से हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो हम रिटेल इन्वेस्टर, जो बेचारे जो अपने महीने की कमाई इसमें म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, इस टाइप के इंसिडेंट जो हैं मोस्टली लोकलाइज इंसिडेंट होते हैं, ओवरऑल मार्केट पे इतना ज़्यादा उनका इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि दे आर स्मॉल फिश इन अ बिग पाउंड, मतलब छोटी मछली हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर आपको खुद की मेंटल पीस चाहिए तो आप अपने उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है वहाँ से अपना रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड चाहिए। ये हम फ्यूचर्स के लिए सेव कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए अपना सेव कर रहे हैं इन पैसे को। तो अगर वो सिक्योर ही नहीं है, अगर तो इस तरह की एक्टिविटी उसमें हो रही है, तो अपने को पीस नहीं रहेगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम थोड़ा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता था, और इनफैक्ट एक सिंपल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है इस चीज़ का, जो मैं हर किसी को एडवाइस भी करता हूँ, नॉट एज फाइनेंशियल एडवाइज़र, दैट इज़ द डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट जो भी मेरे पास आता है समझने के लिए, दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। बट मैं अपने खुद के लिए इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड जो है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड से मतलब है जो इंडेक्स यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स पे कंपनी लिस्टेड है, या और भी कोई इंडेक्स है उस पे लिस्टेड है, उन पे ऑटोमेटिकली उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर देता है। तो मतलब उसमें फंड मैनेजर का रोल बहुत कट डाउन हो जाता है। तो उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी, जो इंडेक्स में आपका स्टॉक या शेयर आता है, जो देश की सबसे बड़ी 50 या 30 कंपनी है, उसमें आपका पैसा जा रहा है उसी प्रोपोर्शन में जिस हिसाब से इंडेक्स बताता है। इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है फंड मैनेजर की बायस और उसके इस तरह की इलिसिट एक्टिविटी से बचने के लिए, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। और यही मैं सबको बोलता हूँ
कि भाई इंडेक्स फंड में डालिए, उसका एक्सपेंस रेशियो जिस पे खर्चा करना होता है, जो फंड मैनेजर का कट होता है, वो भी बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है कि स्टॉक पिक करना है या ये, क्योंकि उसे तो सिंपल पता है भाई देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी कौन सी है, उसमें इन्वेस्ट करना है और उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना है जिस प्रोपोर्शन में वो इंडेक्स में है। और कल को अगर कोई कंपनी 50 में से 51 पोजीशन पे आ जाती है तो उसको बेच देना है, और जो कंपनी उठ के 50वीं पोजीशन पे आएगी उसको बाई कर लेना है। तो सेम जो रीबैलेंस होता है निफ्टी और सेंसेक्स, उसी प्रोपोर्शन में आपके फंड्स यूटिलाइज होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और इसके रिटर्न्स भी इंडेक्स के रिटर्न जो हमारी मार्केट रिटर्न देती है उसको रिप्लिकेट करते हैं। तो और भी मतलब अपनी पीसफुल सिचुएशन हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई और इसके रिलेटेड आपको कोई डाउट्स भी हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है उसके बारे में भी बताएं। एंड मेरा कोशिश है कि ये फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, अगर आपको ऐसे पहाड़ी इलाके में रहना है, तो वहाँ पे घर लेना है, अपनी रिटायरमेंट यहाँ बितानी है, तो वो आप पैसा जोड़ सके और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकें जहाँ आपका पैसा सिक्योर रहे। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस हमारी कंट्री में बहुत कम है और उसको बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।